गुप्तोत्तर काल संक्षिप्त विवरण। गुप्तों के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के स्थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, जिसका सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से किया, परंतु मालवा नरेश, देवगुप्त एवं गौड़ शासक शशांक ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी तथा राजश्री को कैद में डाल दिया। पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दी। परिणाम स्वरूप 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, जिसकी प्रथम राजधानी स्थानेश्वर तथा दूसरी कन्नौज थी। हर्षवर्धन एक महान शासक होने के साथ साथ प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक रचनाएं की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी का संग्रह हर्षचरित नामक पुस्तक में किया। हर्षवर्धन शिव का उपासक था। इसके समय में चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाने वाला वैनसांग भारत आया, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। हर्ष ने शिलादित्य तथा परम भट्टारक जैसी उपाधियां ग्रहण की। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। इनमें प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया। इस समय पैदल सेना को चाट एवं भाट, अश्वसेना के अधिकारियों को वृहदेश्वर तथा पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के पतन के साथ भारत में नए वंशों का उदय हुआ, जिनका साम्राज्य भारत के छोटे छोटे भूभागों में फैला हुआ था एवं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ये आपस में संघर्षरत थे। अतः गुप्तोत्तर काल का विस्तृत अध्ययन हम 4 आधारों पर करेंगे। ए, गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख वंश। बी, गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक परिवर्तन। सी, गुप्तोत्तर कालीन आर्थिक दशा। डी, गुप्तोत्तर कालीन भूसंपदा व्यवस्था। ए, गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख वंश। गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख वंशों के अंतर्गत आने वाले वंशों का उल्लेख अग्रवत है। नंबर 1, वल्लभी का मैत्रक वंश। नंबर 2, मालवा का यशोधर्मन वंश। नंबर 3, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त। नंबर 4, कन्नौज का मौखरी वंश। नंबर 5, बंगाल का गौड़ वंश। नंबर 6, पंजाब के हूण। नंबर 7, स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। नंबर 1, वल्लभी का मैत्रक वंश। मैत्रक वंश का उदय गुजरात के वल्लभी में हुआ, जिसका संस्थापक भट्टार्क था। यहां के शासक बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। भट्टार्क के बाद ध्रुवसेन प्रथम एवं ध्रुवसेन द्वितीय शासक हुए, जिनमें ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष का समकालीन एवं उसका दामाद था। इसके समय वल्लभी विश्वविद्यालय का अपना एक महत्व था। यहां से सर्वाधिक विद्यार्थी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होते थे। इस विश्वविद्यालय का वर्णन चीनी यात्री इत्सिंग ने किया और बताया कि यहाँ के आचार्यों में गणभूति और स्थिरमत का नाम महत्वपूर्ण है। नंबर 2, मालवा का यशोधर्मन। हूणों की तरह ही मालवा के यशोधर्मन ने गुप्तों की शक्ति को क्षीण किया, जो लगभग 530 ईस्वी में मध्य भारत की राजनीति में अचानक से उभरे। मंदसौर के 2 अभिलेखों से हमें यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यशोधर्मन का राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में समुद्र तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक फैला था। मंदसौर की प्रशस्ति में इसको जनेंद्र कहा गया। संभवतः इसका पूरा नाम जनेंद्र यशोधर्मन था, जो कि औसिकर वंश से संबंधित था। इस प्रकार मालवा का यशोधर्मन मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण राजा था। नंबर 3, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था, जो कि पूर्ववर्ती गुप्तों से
भिन्न था। देवगुप्त तथा आदित्य सेन इस वंश के महान शासक थे। इनमें देवगुप्त का उल्लेख मधुवन तथा वंशखेड़ा लेखों में मिलता है, जो कि संभवतः महासेन गुप्त का सबसे बड़ा पुत्र था। महासेन गुप्त की मृत्यु के बाद देवगुप्त ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इसी के साथ वो वर्धनों का स्वाभाविक रूप से शत्रु बन गया। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने गौड़ नरेश शशांक से मित्रता कर ली और साथ मिलकर मौखरी नरेश गृहवर्मन की हत्या कर दी। इसी क्रम में उसने धोखे से शशांक के साथ मिलकर हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। अंततः वो हर्ष से पराजित हुआ। इसके बाद आदित्य सेन गद्दी पर बैठा, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। यह वैष्णव धर्म का उपासक था एवं इसके समय में चीनी राजदूत वांग हुएनत्से ने 2 बार भारत की यात्रा की। नंबर 4, कन्नौज का मौखरी वंश। मालवा के यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात आर्यावर्त का शासन मौखरियों के हाथ में आ गया, जिसका श्रेय हरिवर्मा को जाता है, जो कि मौखरी वंश का संस्थापक था। इन्होंने कन्नौज को राजनैतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, जो आगे चलकर महोदय नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मौखरियों का इतिहास साहित्य के अंतर्गत बाणभट्ट के हर्षचरित से तथा पुरातात्विक रूप के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हरहा लेख से मिलता है। मौखरी राजाओं में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, अमंति वर्मा एवं गृहवर्मा प्रमुख थे। इनमें मगध को मौखरी साम्राज्य में मिलाने का श्रेय सर्ववर्मा को जाता है, लेकिन महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मौखरी शासक ईशान वर्मा था। इस वंश का अंतिम शासक गृहवर्मा था, जिसका विवाह हर्ष की बहन राज्यश्री से हुआ था। देवगुप्त ने आक्रमण करके गृहवर्मा को मार डाला तथा राज्यश्री को कन्नौज के बंदी गृह में डाल दिया। गृहवर्मा की मृत्यु के पश्चात मौखरी वंश का अंत हो गया। मौखरी शिव के उपासक थे। नंबर 5, बंगाल का गौड़ वंश। बंगाल के गौड़ वंश का प्रमुख शासक शशांक था, जो कि शैव धर्म का मतानुयायी था। इसके सिक्कों पर शिव तथा नंदी की आकृतियां मिलती हैं। वैनसांग के अनुसार शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था। यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। यह हर्ष द्वारा पराजित किया गया। नंबर 6, पंजाब के हूण। हूण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। इनकी 2 शाखाएं थीं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। भारत पर आक्रमण इनकी पूर्वी शाखा ने किया था। हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। इन हूणों का नेतृत्व खुशनवाज कर रहा था, जो कि स्कंदगुप्त से पराजित हुआ। इसके बाद हूणों का दूसरा आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ और ये भारत में राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। तत्पश्चात इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। जैन ग्रंथ कुवलयमाला में इसकी राजधानी के रूप में चेनाब नदी के तट पर स्थित पवैया का उल्लेख है। तोरमाड़ की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र मिहिरकुल इसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने अपनी राजधानी शाकल को बनाया। मिहिरकुल ने परिवर्ती गुप्त शासक बालादित्य पर आक्रमण किया, लेकिन यह पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बाद में से छोड़ दिया गया। मिहिरकुल कट्टर शैव मतानुयायी तथा बौद्धों का शत्रु था। मिहिरकुल को पराजित करने का श्रेय मालवा नरेश यशोधर्मन को जाता है। मिहिरकुल की पराजय के बाद हूणों की शक्ति समाप्त हो गई और धीरे धीरे ये भारतीय संस्कृति में आ गए। नंबर 7, स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। आइए सर्वप्रथम पुष्यभूति वंश का इतिहास जानने के स्रोतों का अध्ययन करें। पुष्यभूति वंश का इतिहास हमें साहित्य, पुरातत्व तथा विदेशी विवरणों से ज्ञात होता है, जिनका विवरण अग्रवत है। ए साहित्य, बी अभिलेख, सी विदेशी यात्री। ए साहित्य। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत निम्न रचनाएं आती हैं। नंबर 1 हर्षचरित, नंबर 2 कादंबरी, नंबर 3 आर्यमंजुश्री मूलकल्प, नंबर 4 प्रियदर्शिका,
नंबर 5 रत्नावली, नंबर 6 नागानंद। नंबर 1 हर्षचरित। इसकी रचना बाणभट्ट द्वारा की गई, जो कि हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट ने ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का सफल प्रयास किया। इस पुस्तक में हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण तथा सैनिक अभियान के साथ साथ हर्षकालीन राजनीति एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 कादम्बरी। कादम्बरी भी बाणभट्ट द्वारा रचित कृति है, जिसे संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन है। नंबर 3 आर्य मंजुश्री मूल कल्प। गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित यह एक महान बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक प्राचीन भारत का इतिहास वर्णित है। इसमें हर्ष के लिए हा शब्द का उल्लेख किया गया है। नंबर 4 रत्नावली। यह हर्ष द्वारा रचित नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का वर्णन है। नंबर 5 प्रियदर्शिका। यह हर्ष द्वारा रचित नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की कथा का वर्णन है। नंबर 6 नागानंद। यह भी बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है तथा हर्ष द्वारा रचित है। बी अभिलेख। हर्ष के समय प्राप्त अभिलेखों में प्रमुख अभिलेख एहोल है, जिसमें दक्षिण में वातापी के प्रसिद्ध शासक पुलकेशियन द्वितीय द्वारा हर्ष को हराने का उल्लेख है। सी विदेशी यात्री। हर्ष के समय 2 विदेशी यात्री ह्वेनसांग एवं इत्सिंग के आने का वर्णन मिलता है। इनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 ह्वेनसांग। यह एक चीनी बौद्ध यात्री था, जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत सीयू की नाम से संकलित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने हर्ष को फीसे या वैश्य जाति का बताया एवं उसे शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया। ह्वेनसांग ने हर्ष के समय सामंतों की कई श्रेणियों का उल्लेख किया एवं इसने मतिपुर के राजाओं को शूद्र कहा। ह्वेनसांग ने हर्ष के काल में सिंचाई यंत्र के रूप में रहट का उल्लेख किया। इसी क्रम में इसने कन्नौज की धर्मसभा एवं प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया। नंबर 2 इत्सिंग। इत्सिंग 671-72 ईस्वी में भारत आया, जो कि एक चीनी यात्री था। इसके अनुसार हर्ष ने 200 गांवों को नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए दिया था। हर्षवर्धन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अनेक वंशों के उदय के अंतर्गत पुष्यभूति वंश का उदय हरियाणा के अंबाला जिले के स्थानेश्वर नामक स्थान पर हुआ। इस वंश में नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन एवं प्रभाकर वर्धन शासक हुए, जिसमें प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री थी। पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था, परंतु गृहवर्मन की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर कर दी तथा गृहवर्मन की पत्नी राज्यश्री को बंदी बना लिया। इसके बाद राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण कर उसे पराजित किया, परंतु शशांक द्वारा वो धोखे से मारा गया। अंततः हर्ष स्थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में स्थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, जिसके तुरंत बाद उसने अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लिया और अपनी बहन राजश्री को बौद्ध दार्शनिक दिवाकर के साथ मिलकर तब ढूंढा जब वो सती होने जा रही थी। इस प्रकार हर्ष ने शशांक के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया और राजधानी स्थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। ह्वेनसांग ने हर्ष के अधीन 5 प्रदेश पंजाब, कन्नौज, बंगाल, मिथिला और उड़ीसा का उल्लेख किया। हर्ष ने वल्लभी गुजरात के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उत्तरी भारत में सत्ता स्थापित करने के बाद हर्ष दक्षिण की ओर उन्मुख हुआ, लेकिन दक्षिण के वातापी के शासक
पुलकेशियन द्वितीय से पराजित हुआ। इसके समय की जानकारी कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में मिलती है। हर्ष ने अपने शासनकाल में कन्नौज सभा एवं प्रयाग की महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। कन्नौज की सभा फैनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। इस सभा में 20 राजाओं, 4000 बौद्ध भिक्षुओं, लगभग 3000 जैनियों और ब्राह्मणों ने भाग लिया। हर्ष ने चीन के साथ राजदूत का आदान प्रदान किया। भारत के इतिहास में हर्ष ने जो प्रसिद्धि पाई है वो उसके विजय अभियानों के कारण उतनी नहीं है जितनी कि उसके शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। इसका विशद वर्णन फैनसांग एवं बाणभट्ट द्वारा किया गया है। ये महान सम्राट न केवल विद्या का संरक्षक था बल्कि स्वयं भी एक सुयोग्य लेखक था। उसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक लिखे। बी, गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक परिवर्तन। गुप्तोत्तर काल सामाजिक परिवर्तनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल था। गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक परिवर्तनों के अंतर्गत निम्न चरण आते हैं। नंबर 1 सामंतवाद, नंबर 2 वर्ण व्यवस्था, नंबर 3 अंतरजातीय विवाह, नंबर 4 स्त्रियों की स्थिति, नंबर 5 दास प्रथा। नंबर 1 सामंतवाद। गुप्तोत्तरकालीन समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ जिसे सामंत के नाम से जाना गया। सामंतवाद के उदय में तत्कालीन शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदानों का योगदान है, जिसका पहला अभिलेखीय प्रमाण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन अभिलेख से प्राप्त हुआ। नंबर 2 वर्ण व्यवस्था। गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था पूर्व की भांति प्रचलित थी। समाज में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, लेकिन बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उत्पन्न हुई। आर्थिक विषमताओं के कारण ब्राह्मणों को अन्य व्यवसाय अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी क्रम में गुप्तोत्तर काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ तथा वे सेवा के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शिल्पयुक्त व्यवसाय कर सकते थे। लेकिन इन व्यवसायों में शूद्रों ने सबसे ज्यादा कृषि का व्यवसाय अपनाया। नंबर 3 अंतरजातीय विवाह। गुप्तोत्तर काल में अंतरजातीय विवाह होने के भी उल्लेख मिलते हैं। इस समय अनुलोम अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति माता की जाति पर आधारित होती थी। नंबर 4 स्त्रियों की स्थिति। गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा में पूर्व की स्थिति की तुलना में गिरावट आई। इस काल में लड़की का आदर्श विवाह 8 वर्ष की अवस्था में माना जाता था, जिसमें 8 वर्ष की लड़की को गौरी तथा 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता था। इस काल में सती प्रथा का प्रचलन अधिक बढ़ गया था। नंबर 5 दास प्रथा। गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया था। इस काल में राजा सामंतों और गृहस्थों के अतिरिक्त बौद्ध मठों, वैष्णव, शैव तथा शाक्त मंदिरों में भी दास रहते थे। जैन ग्रंथों में दास प्रथा के नियमित रूप से चलने का प्रमाण भी मिलता है। सी गुप्तोत्तर कालीन आर्थिक दशा। गुप्तोत्तर काल में कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। इस समय अनेक प्रकार के संग्रहों में धान्य संग्रह को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस समय बोई हुई भूमि को वाहित, खेती न की गई भूमि को अकृष्ट तथा बीज न उगाने वाली भूमि को ऊसर कहा गया है। इस काल में सिंचाई के साधन के रूप में रहट का प्रयोग किया जाता था तथा रहट खींचने वालों को अरघट्टियनर कहा जाता था। लेकिन कृषि के अतिरिक्त भी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के दूसरे अंग थे जो निम्नवत हैं। नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 श्रेणी संगठन, नंबर 4 मुद्रा। नंबर 1 व्यापार। गांवों के आत्मनिर्भर होने एवं सामंतवादी व्यवस्था के उद्भव के कारण गुप्तोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हुआ। इस समय बंगाल मलमल, पान, सुपारी तथा सन के लिए विख्यात था। इसी प्रकार कलिंग धान के लिए तथा मालवा गन्ने और नील के लिए प्रसिद्ध था। गुप्तोत्तर काल में व्यापारिक मार्ग सुरक्षित नहीं थे, इसलिए इस समय नदियों द्वारा व्यापार होने लगा था। इस समय
तट शुल्क राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन था। बंगाल के ताम्रलिप्त बंदरगाह का स्थान गुप्तोत्तर काल में सप्तग्राम ने ले लिया था। नंबर 2, उद्योग। गुप्तोत्तर काल में वस्त्र उद्योग अत्यंत उन्नत अवस्था में था। फैनसांग ने इस समय रेशमी वस्त्रों में कौशेय तथा सूती वस्त्रों में क्षौम का उल्लेख किया। इस समय भाड़ौच के बने हुए वस्त्र वरोज नाम से विख्यात थे। नंबर 3, श्रेणी संगठन। गुप्तोत्तर काल में शिल्प और उद्योग श्रेणियों में संगठित थे, जिनके मुखिया को महंतक या माहर कहा गया। नंबर 4, मुद्रा। गुप्तोत्तर काल में व्यापार में गिरावट का प्रभाव मुद्राओं पर भी पड़ा। इस काल में सिक्कों का वजन 4.2 ग्राम तक आ गया। इस काल के सिक्के बहुत कम प्राप्त हुए हैं। इस समय साधारण व्यापार कौड़ियों के माध्यम से होता था, जिन्हें प्रतिहार अभिलेखों में कपर्दक कहा गया। डी, गुप्तोत्तर कालीन भूसंपदा व्यवस्था। गुप्तोत्तर कालीन भूसंपदा व्यवस्था का अध्ययन हम निम्नलिखित आधारों पर करेंगे। नंबर 1, भूमि विषयक अधिकार। नंबर 2, गांवों के प्रकार। नंबर 3, भूमि संबंधी नियम। नंबर 1, भूमि विषयक अधिकार। गुप्तोत्तर काल में भूमि का वास्तविक अधिकार किसान के पास नहीं होता था। नंबर 2, गांवों के प्रकार। गांवों के प्रकारों के अंतर्गत गुप्तोत्तर काल में ऐसे गांवों को जहां अंतर्जातीय आबादी हो और वहां के किसान भूमिकर सीधे राजा को देते हों, भंडारवाद ग्राम कहा जाता था। इसी क्रम में ऐसे ग्राम और ग्राम की जमीनें जिन्हें ब्राह्मण समुदाय को दान में दिया गया हो, ब्रह्मदेय गांव कहे जाते थे। इसी क्रम में अग्रहार ग्राम वे ग्राम होते थे जहां केवल ब्राह्मण रहते थे। इसी प्रकार किसी धर्म संस्थान को दान में दिया गया गांव देवदान ग्राम कहा जाता था। नंबर 3, भूमि संबंधी नियम। गुप्तोत्तर काल में 3 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। इनके अंतर्गत खेती योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे, जबकि अर्धखिल्य ऐसी भूमि होती थी जहां 1 वर्ष तक खेती न की जाए, एवं खिल्य ऐसी भूमि होती थी जिस पर 3 वर्ष तक खेती न हुई हो। इसी प्रकार वह भूमि जिस पर कभी जुताई न हुई हो अप्रहत भूमि कहलाती थी। गुप्तोत्तर काल में इन भूमियों के अतिरिक्त वैयक्तिक भूमि का भी उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत निजी स्वामित्व वाली भूमि शतक भूमि कहलाती थी तथा स्वयं खेती की जाने वाली भूमि कृष्ट या प्रकृष्ट भूमि कहलाती थी। इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसान कुटुंबी किसान कहलाते थे। गुप्तोत्तर काल स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक भट्टार्क था। नंबर 2, ध्रुवसेन द्वितीय का विवाह हर्षवर्धन की पुत्री से हुआ था। नंबर 3, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में था। नंबर 4, यशोधर्मन मालवा का शासक था। इसकी उपलब्धियों का वर्णन मंदसौर अभिलेखों में मिलता है। नंबर 5, मालवा में उत्तर गुप्त वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। नंबर 6, मालवा शासक देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर कन्नौज शासक गृहवर्मन को मारा था। नंबर 7, मालवा शासक आदित्य सेन के समय चीनी राजदूत वांग हुएनित्से ने 2 बार भारत की यात्रा की थी। नंबर 8, कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना हरिवर्मा ने की थी। नंबर 9, कन्नौज इस समय महोदय श्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 10, मौखरी वंश का पहला स्वतंत्र शासक ईशान वर्मा था। नंबर 11, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह गृहवर्मा से हुआ। गृहवर्मा अंतिम मौखरी शासक था। नंबर 12, बंगाल के गौड़ वंश का शासक शशांक हर्ष का समकालीन था। नंबर 13, बंगाल शासक शशांक शिवोपासक था। नंबर 14, शशांक बौद्ध धर्म का विरोधी था। उसने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फिकवा दिया था। नंबर 15, हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। नंबर 16, हूण शासक मिहिरकुल शैव अनुयायी था। नंबर 17, बाणभट्ट हर्ष के समकालीन थे। हर्षचरित तथा
कादंबरी इन्हीं की रचनाएं हैं। नंबर 18 प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद हर्ष की रचनाएं हैं। नंबर 19 वैनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नंबर 20 वर्धन वंशीय वैश्य जाति के थे। नंबर 21 एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्ष के युद्ध का वर्णन करती है। नंबर 22 वैनसांग की रचना सीयू की है, इसमें उसकी भारत यात्रा का विवरण है। नंबर 23 हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। नंबर 24 प्रयाग की महामोक्ष परिषद हर्ष के समय आयोजित की गई थी। नंबर 25 सामंतवाद की शुरुआत सातवाहन काल में हुई थी, इसका विकास गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में हुआ था। नंबर 26 गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा में और गिरावट आई और बाल विवाह का अधिक प्रचलन था। नंबर 27 गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया था। गुप्तोत्तर काल पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम स्तर। नंबर 1 यशोधर्मन कहां का शासक था? उत्तर मालवा का। नंबर 2 उत्तर गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो चुका था? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय। नंबर 3 उत्तर गुप्त काल में मौखरी कहां के शासक थे? उत्तर कन्नौज के। नंबर 4 बाणभट्ट किस शासक का दरबारी था? उत्तर हर्षवर्धन का। नंबर 5 हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर बाणभट्ट के द्वारा। नंबर 6 एक महान रोमानी उपन्यास कादंबरी का लेखक कौन था? उत्तर बाणभट्ट। नंबर 7 पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? उत्तर चंदबरदाई ने। नंबर 8 किसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रम विश्वविद्यालय स्थापित किया था? उत्तर पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। नंबर 9 वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का विद्वान तथा लेखक दोनों था? उत्तर हर्षवर्धन। नंबर 10 खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? उत्तर चंदेल राजपूत ने। नंबर 11 किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? उत्तर राजा भोज ने। नंबर 12 वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर हर्षवर्धन के शासनकाल में। नंबर 13 भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? उत्तर बिहार में। नंबर 14 हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? उत्तर पुलकेशिन द्वितीय ने। नंबर 15 कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? उत्तर सूर्य। नंबर 16 कोणार्क मंदिर कहां है? उत्तर उड़ीसा में। नंबर 17 किसे महोदय श्री कहा जाता था? उत्तर कन्नौज को। नंबर 18 इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन था? उत्तर मोहम्मद साहब। नंबर 19 सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश में। नंबर 20 कलिंग शासक खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? उत्तर जैन धर्म को। गुप्तोत्तर काल पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर द्वितीय स्तर। नंबर 1 हर्ष के समय की सूचनाएं किस कश्मीरी विद्वान के ग्रंथ में निहित हैं? उत्तर कलहड़ के ग्रंथ में। नंबर 2 सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? उत्तर कन्नौज। नंबर 3 नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? उत्तर पुलकेशिन द्वितीय ने। नंबर 4 वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर सम्राट हर्ष के। नंबर 5 वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय में। नंबर 6 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? उत्तर धर्मपाल ने। नंबर 7 गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? उत्तर कन्नौज। नंबर 8 देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है? उत्तर झांसी उत्तर प्रदेश में। नंबर 9 खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? उत्तर चंदेलों ने। नंबर 10 मधुवन एवं वंशखेड़ा के लेख किसके हैं? उत्तर हर्षवर्धन के। नंबर 11 बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर शैव धर्म का। नंबर 12 दिलवाड़ा मंदिर कहां है? उत्तर माउंट आबू राजस्थान में।